वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए अस्सलाम वालेकुम और देश के लिए जय हिंद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जहां इस वक्त ना एक अजीब सा खौफ का माहौल है। आसमान से कभी भी कहीं भी मौत बरस सकती है। देखिए, लग तो रहा था कि ये जंग बिल्कुल एक तरफा होगी, लेकिन जो हो रहा है वो कहानी तो कुछ और ही कह रही है। तो यहीं पर इस लड़ाई का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास सामने आता है। होना क्या था और हो क्या रहा है। सोचिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 40 से ज्यादा टॉप कमांडरों को खत्म कर दिया। उनका सुप्रीम लीडर भी नहीं रहा। मतलब ऑन पेपर तो ईरान के जीतने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन असलियत वो तो बिल्कुल ही अलग निकली। अब देखिए, जिस ईरान को सब मानकर चल रहे थे कि वो तो लीडरलेस हो गया है, उसने ऐसा पलटवार किया है ना कि किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये कोई एक दो छोटे मोटे हमले नहीं है, नहीं, ये एक पूरा सोचा समझा अभियान है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। जेरूसलम में धमाके, तेल अवीव में सायरन, बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर बार बार हमले, दुबई के होटल्स और एयरपोर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है, इराक में अमेरिका का गोला बारूद का डिपो उड़ा दिया, और अब तो कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर भी हमले की खबरें आ रही हैं। तो सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल, कि आखिर ये हो कैसे रहा है। एक ऐसा देश जिसका समझिए सर ही काट दिया गया हो, वो दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री से ऐसे टक्कर कैसे ले पा रहा है। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और इसका जवाब मिलना शुरू होता है ईरान की एक बहुत ही, कह सकते हैं, चालाक थ्री प्रॉन्ग्ड अटैक स्ट्रैटेजी से। तो ईरान की ये स्ट्रैटेजी ना, इसके 3 मेन टारगेट हैं, और ये टारगेट्स ऐसे चुने गए हैं कि दुश्मन को सबसे ज्यादा चोट लगे। पहला, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर सीधा हमला करो। दूसरा, दुनिया भर की ऑयल सप्लाई में रुकावट डालो। और तीसरा, अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उन पर प्रेशर बनाओ। पहले चरण का असर तो साफ साफ दिखने भी लगा है। ईरान ने यह तय कर लिया है कि जहां जहां उसकी मिसाइलें पहुंच सकती हैं, वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर सीधा हमला किया जाएगा। और बहरीन, कुवैत और इराक में जो हमले हुए हैं वो इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो कि एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकरों पर हमला कर दिया, और इससे हुआ क्या, तेल का फ्लो रुक गया। नतीजा, एक ही दिन में इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 13% तक बढ़ गए। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा। ठीक है, ईरान सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर ही हमला नहीं कर रहा। सवाल यह है कि उसने दुबई के होटलों और ओमान के कमर्शियल पोर्ट्स को क्यों निशाना बनाया। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है। इन देशों पर हमला करो, उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाओ, ताकि ये देश अमेरिका पर प्रेशर डालें कि भाई ये जंग रोको। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है। एक देश जिसके पास कोई लीडरशिप ही नहीं बची, वो इसे लागू कैसे कर रहा है। मतलब बिना सेंट्रल कमांड के एक कोऑर्डिनेटेड वॉर कैसे लड़ी जा सकती है। और इस सवाल का जवाब छिपा है ईरान की एक बहुत पुरानी और सोची समझी डिफेंस स्ट्रैटेजी में, और वो स्ट्रैटेजी है मोज़ैक डिफेंस स्ट्रैटेजी। अब ये क्या है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री प्लान है। मतलब पूरे देश को 31 अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट्स में बांट दिया गया है। तो अगर तेहरान में लीडरशिप खत्म भी हो जाए ना, तो भी ये सारी यूनिट्स अपने अपने लेवल पर एक गुरिल्ला वॉर चलाए रख सकती हैं। और हाँ, ये कोई अचानक से बनाया गया प्लान नहीं है। इसे 2005 में ही ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तैयार किया था। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के लड़ने के तरीकों को देखकर इसका मेन मकसद ही यही था कि जो लोअर लेवल कमांडर हैं उन्हें आज़ादी से काम करने दिया जाए, ताकि लड़ाई को जितना हो सके लंबा खींचा जा सके। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के अलावा इस लड़ाई में एक और बहुत बड़ा प्लेयर है, और वो है ईरान का छिपा हुआ टेक्नोलॉजिकल आर्सेनल, जिसने सबको हैरान कर दिया है। सोचिए, 2026 की शुरुआत में ही ये अनुमान था कि ईरान के पास 2500 से भी ज्यादा ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। और यहाँ हम कोई सस्ते धीरे चलने वाले ड्रोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं पावरफुल लंबी दूरी की मिसाइलों की, जो पूरे रीजन में किसी भी अमेरिकी बेस को सेकंडों में निशाना बना सकती हैं। और इसी कॉन्फिडेंस को दिखाता है ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान। उन्होंने कहा, तेहरान पर जितने मर्जी बम गिरा लो, हमारी लड़ने की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बल्कि ये कॉन्फिडेंस उनके मिलिट्री डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है। तो चलिए इनकी टेक्नोलॉजी को जरा और करीब से देखते हैं। इनके पास फतह सीरीज जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जो आवाज की स्पीड से 15 गुना तेजी से चलती हैं।
मतलब इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। पर इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं इनके डिकॉय स्वॉर्म्स। ये क्या हैं? ये हैं नकली मिसाइलों के झुंड जिन्हें दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब जरा समझिए कि ये चीज कितनी खतरनाक है। एक असली मिसाइल के साथ 15 से 20 नकली मिसाइलें भेजी जाती हैं। इससे होता यह है कि अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई असली वाली कौन सी है, और एक असली मिसाइल को रोकने के चक्कर में उन्हें अपनी कई महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च करनी पड़ती हैं। तो अब ये लड़ाई एक तरह से एक रेस बन गई है कि किसके इंटरसेप्टर पहले खत्म होते हैं। और ये सब हमें इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से पर ले आता है, पॉलिटिकल नतीजा और कुछ बहुत बड़ी गलतफहमियां। देखिए, अमेरिकी साइड से कई बड़ी चूक हुई। पहली तो ये कि उन्होंने सोचा ईरान जल्दी ही सरेंडर कर देगा। दूसरी, उन्हें लगा कि सिर्फ हवाई हमलों से ही सत्ता बदल जाएगी, जमीन पर सेना भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर हुई वो गलती जिसने शायद आग में घी डाल दिया। रमजान के पाक महीने में ईरान के एक बड़े धार्मिक नेता की हत्या। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी सामने आती है। जिस हमले का मकसद था ईरान की सरकार को गिराना, शायद उसी हमले ने ईरान के लोगों को अपनी सरकार के साथ और भी मजबूती से जोड़ दिया है। तो क्या सत्ता बदलने की कोशिश ने असल में सत्ता को और मजबूत कर दिया? ये जंग शुरू तो हुई थी सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस जंग की वजह से सत्ता परिवर्तन होगा कहाँ, ईरान में या फिर अमेरिका में? अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।